हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वह है समास। समास एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समास से हिंदी भाषा अगर आ रही है तो समास के क्वेश्चन तो हमेशा आने ही हैं। और यही क्वेश्चन हैं जो हमें अगर गलत हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में लोगों में पीछे कर देते हैं। और अगर हमने इनको अच्छे से समझ लिया अगर अच्छा तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से आगे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। समास के बारे में हम समझते हैं अच्छे से कि समास से संबंधित और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हम इनको कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होती है? समास को समझने से पहले इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है। तो इसका है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, क्या हमने समझा? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, तो हम इसके देखते हैं कि समास कितने इसके भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। और समास क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को, ठीक है, क्या है? नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि समास रचना में पद क्या होता है। ठीक है, पद को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पद को समझेंगे तभी हम समाज का जो विच्छेद है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समास के पद को तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि समास में पद क्या होता है। तो समास रचना में पद 2 होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे उदाहरण देखेंगे और बताएंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। ठीक है, ये जानना पहले ये जरूरी है कि पहला पद और कौन सा होता है और दूसरा पद कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम अपना पहला समास पढ़ते हैं, अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास क्या होता है? चलिए देखते हैं अव्ययीभाव समास को। जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, अव्यय इसके हम नाम से ही जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अव्यय में क्या है? व्यय। ठीक है, तो व्यय मीन्स होता है जिसका खर्च हो, व्यय हो, जो कुछ चीज़ कम होती है वह व्यय होता है। और जुड़ने से क्या हो जाता है? अव्यय, मतलब जिसका परिवर्तन ना हो सके, जिसका खर्च नहीं हो सकता, जिसका व्यय नहीं हो सकता, वह होता है अव्यय। तो ठीक है, हम समझते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान है तथा अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम साधारण भाषा में इसको देखेंगे तो अधिकांशतः जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिन शब्दों में उपसर्ग लगा है लेकिन उन शब्दों में परिवर्तन ना हो। ठीक है, उपसर्ग तो लगा हो लेकिन उनमें परिवर्तन ना हो तभी यह अव्ययीभाव समास होगा। क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें उपसर्ग के साथ में लगा हुआ शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिस शब्द में परिवर्तन ना हो वह अव्यय हो, वही अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि अव्ययीभाव समास में उपसर्ग लगे होने के बावजूद भी शब्द में परिवर्तन ना हो वही अव्ययीभाव समास कहलाता है। उसमें बहुत सारे अव्यय जैसे और उपसर्ग होते हैं जैसे कि अनु, आव, प्रति, प्र, यथा, वर, निर आदि। ठीक है, तो ये सब हम
अच्छे से जान लेंगे और इनको अच्छे से समझ लेंगे कि जिन शब्दों के आगे अनु, आव, प्रति, प्र, यथा, भर, निर आदि अव्यय और उपसर्ग लगे हों वह अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण देखेंगे, प्रतिदिन। ठीक है, प्रति प्लस दिन क्या हो गया, प्रतिदिन। तो इसमें क्या उपसर्ग लगा है, प्रति, और दिन तो क्या हो गया, प्रतिदिन। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, प्रतिदिन है तो यह इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो इसका मूल शब्द है दिन, इसमें प्रति उपसर्ग लगने के बाद इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यह प्रतिदिनों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यह शब्द प्रतिदिन ही रहेगा, इसमें किसी भी वचन, कारक या काल के अनुसार या किसी भी तरीके से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो यह अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसका मैं एक दूसरा उदाहरण भी आपको देती हूँ, जैसे कि प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया भी एक शब्द है जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ को देखना कि जब हम प्रतिक्रिया को प्रतिक्रियाएं भी कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग लगे होने के बाद अगर किसी शब्द में परिवर्तन हो रहा है या कोई भी उपसर्ग लगा होने के बाद किसी भी मूल शब्द में परिवर्तन हो रहा है, जो शब्द बनता है, तो उसमें वह अव्ययीभाव समास नहीं होगा। और जिस शब्द में उपसर्ग और अव्यय होने के बाद अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वह अव्ययीभाव समास है। ठीक है, इसको सबसे अच्छे से समझेंगे कि अव्ययीभाव समास का मूल जो आधार है, मूल उसको हम जब समझ सकते हैं तो सबसे पहले यही जानेंगे कि उसमें अपरिवर्तन है। अव्ययीभाव समास अपरिवर्तनशील है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है हमको और कभी भी इससे में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, अनुरूप। अनु प्लस रूप, तो ये क्या हो गया, अनुरूप। अनुरूप कभी भी अनुरूपों नहीं होगा। ठीक है, आ जन्म, आ प्लस जन्म, आ जन्म। ठीक है, अव्ययीभाव समास के हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यथासंभव। ठीक है, यथासंभव में क्या है, यथा प्लस संभव, तो इसमें जो क्या होगा, यथासंभव। यथा जो अव्यय लगा हुआ है, ये भी, इसको हम यथासंभव भी हो गया, इसको भी, इसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, सहर्ष, स प्लस हर्ष, क्या हो गया, सहर्ष। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझ लिया और देखा कि अव्ययीभाव समास में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, लेकिन हमको इसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझना होगा और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जब आप देखेंगे और शब्द को पहचानने से पहले ये देखेंगे कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा है, अव्यय भी है, लेकिन उस शब्द में परिवर्तन हो रहा है, तो वह अव्ययीभाव समास नहीं होगा। ठीक है, और जिस शब्द में परिवर्तन नहीं हो रहा है और उसमें उपसर्ग लगा है या वह अव्यय लगा हुआ है, तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं, एक नोट है, एक ही शब्द बार बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। क्या हमने देखा, एक ही शब्द बार बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। इसके उदाहरण देखेंगे, हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ। ठीक है, दिनों दिन, दिन प्लस दिन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो उसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा दूसरा समास। ठीक है, दूसरा समास हम अपना समझेंगे और देखेंगे कि तत्पुरुष समास किस प्रकार से आते हैं। तो समझते हैं इसकी परिभाषा को। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास में हमारा पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में हमारा बाद का पद और या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। ठीक है, समझते हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान है तथा जिस वह अव्ययीभाव समास है, और जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वह उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब कारक चिन्ह को हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। का, की, के, को, लिए, मैं, पर, से आदि, ये कारक चिन्ह हैं। इस प्रकार से अगर जिस समास में जिस शब्दों में कारक चिन्ह लोप हो जाता है वह अव्ययीभाव, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं।
जैसे कि राजपुत्र, तो इसका हम विकसित करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। तो इसका जो कारक चिन्ह है का, ये इसका लुप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा समास है धर्म ग्रंथ, तो इसके से कैसे बोलेंगे, धर्म का ग्रंथ। तो इसमें का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। रचनाकार, रचना को करने वाला, तो इसमें को कारक चिन्ह लोप हो जाता है। तो हम अच्छे से समझ लिया हमने कि तत्पुरुष समास किस प्रकार से होता है, जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है और जिसमें बाद का पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है। विभक्तियों के नामों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब हम इनको देखेंगे, देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। ठीक है। इसमें कर्म कारक जो है को का लोप हो जाता है। ठीक है। करण तत्पुरुष, इसमें जो करण तत्पुरुष में से और के द्वारा जो कारक है उसका लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष, इसमें से अलग से का लोप होता है, से कारक चिन्ह है उसका लोप होता है। लेकिन अपादान तत्पुरुष में जो है वो अलग होने का भाव होता है। ठीक है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो से पत्ते हैं वह पेड़ से अलग हो रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों में हम अपादान तत्पुरुष को देखेंगे। अब हमारा है संबंध तत्पुरुष। ठीक है। संबंध तत्पुरुष में का, के, की का कारक चिन्ह का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में इसमें में, मैं और पर का लोप होता है। ठीक है। हम तत्पुरुष समास अच्छे से समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। ठीक है। हमारा अगला जो समास है, अब हमारा अगला समास है कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध हो, विशेष का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझना है। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि प्राण प्रिय। ठीक है। इसमें जो प्रिय है, जो दूसरा पद है, और पहला पद है प्राण, दूसरा पद है प्रिय। तो जो प्रिय है वह किसके समान प्रिय है, प्राणों के समान। तो इसकी विशेषता क्या है, प्राण। तो ठीक है। तो इसमें जो प्रथम पद है वह ये दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, प्राणों के समान प्रिय। दूसरा है कमल नयन। ठीक है। कमल के समान नयन, तो इसमें जो नयन है उसमें उसकी विशेषता क्या है, कमल। नयन किस तरह पर, जो नयन है वह किसके समान है, वह है कमल के समान। ठीक है। और लाल मणि, जो मणि है वह किस प्रकार है, लाल है जो मणि। ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ है वो कैसा है, इसकी विशेषता क्या है, वह नीला है। ठीक है। महापुरुष, पुरुष कौन कैसा है, महान है, उसकी विशेषता क्या है, वह महान है। तो ये हो गया महापुरुष। ठीक है। और इसका अगर हम एक अपने से एक ट्रिक के रूप में देखेंगे, तो इसको समझने की सरल तरीके से अगर हम समझना चाहते हैं तो देखेंगे कि जिस समास में के समान या फिर है जो, के समान या है जो शब्द आए वह कर्मधारय तत्पुरुष होता है। मैंने जो बोला वो गलत बोला, ऐसा नहीं, कर्मधारय तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय समास होता है। ठीक है। प्राणों के समान आया,
है जो, लाल है जो मणि, जिसमें के समान और है जो शब्द आए विक्षेप करने पर उसमें कर्मधारय समास होगा। इस बात को ध्यान रखना है और अच्छे से जिस समास में ये शब्द आएंगे वह कर्मधारय समास होगा। ठीक है। अब हमारा अगला समास है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास को समझेंगे। जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद तथा पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ठीक है, उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि दोपहर। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो पहरों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। इसकी जो प्रथम पद है वह संख्यावाचक है, जैसे कि दो, नव। ठीक है, तो इसमें जो और समूह का भी ज्ञान हो रहा है, समूह। ठीक है, तो चौराहा, इसमें भी चार आ रहा है। ठीक है, चार राहों का समूह आ रहा है। त्रिलोक, त्रिलोक का क्या हुआ, तीन लोकों का, तीनों लोकों का समाहार, समाहार आया। ठीक है, त्रिकोण, तीनों कोणों का समाहार। ठीक है, इसमें भी संख्यावाचक जो शब्द है वो प्रथम है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। ठीक है, तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिसमें समूह और समाहार का ज्ञान होता हो वह द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। अब समझेंगे द्वंद्व समास को। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, जिसमें कोई एक पद नहीं दोनों ही पद प्रधान हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, पहचान इसकी क्या है, हम इसको देखेंगे। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों पदों के बीच जो है वो योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है, इसका प्रयोग होगा वह द्वंद्व समास कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं। इसके पाप पुण्य। ठीक है, इसमें पाप भी है पुण्य भी है, तो ये इसके जो दोनों पद हैं दोनों, ये दोनों ही बराबर हैं। तो यह पाप और पुण्य, इसमें और शब्द आया तो यह पाप पुण्य। सुख दुख योजक चिन्ह है और इसमें सुख और दुख और का प्रयोग हुआ है। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नर और नारी। तो इस प्रकार से हमारा जो द्वंद्व समास है उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और सबसे मेन जो उसमें बात है वह है कि इसके जो दोनों पद होते हैं वह बराबर होते हैं, वह प्रधान होते हैं। उसमें कोई भी एक पद प्रधान नहीं होता है। जैसे कि नर नारी, इसमें नर और नारी दोनों ही बराबर के हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे अपना समास देखते हैं। अब जो हमारा आगे का समास है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें हमेशा अक्सर ये देखा गया है कि देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, इसकी हम एक ट्रिक भी बना लेंगे इसको, कि जिसमें देवी देवताओं से नाम अगर आ रहे हैं, अगर हम उसको करने से अगर देवी देवताओं के नाम आते हैं तो वह बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि नीलकंठ। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो किसका जो कंठ है वह नीला है, वह भगवान शिव का है। ठीक है, भगवान शिव का है जो कंठ है जब नीला, तो क्या हो गया, इसका नीलकंठ है। नीलकंठ भगवान शिव हैं। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, रावण।
पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, वह कौन है, भगवान शिव। महावीर, महान है जो वीर, वह कौन है, हनुमान। ठीक है। जिस शब्द में, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की पद की ओर संकेत करते हैं, तो वह हमारा बहुब्रीहि समास होता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं और हमको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि नीलकंठ दिया हुआ है और उसमें हमें ऑप्शन में बहुब्रीहि समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास अगर दिए जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो नीलकंठ है, आप कहोगे कि ये कंठ है, ये नीला है, तो इसमें कर्मधारय समास हो सकता है, लेकिन नहीं। अगर हमारे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं जिसमें हमारा कर्मधारय और बहुब्रीहि और जो भी समास हैं वो ऑप्शन में आ रहे हैं, तो हमें इस प्रकार के समास में हमेशा जो आंसर है वह बहुब्रीहि समास ही लगाना होता है, क्योंकि इसका जो तीसरा अर्थ निकलता है वह भगवान शिव हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसमें बहुब्रीहि समास नहीं होता तो इसमें हम कर्मधारय समास लगाते, क्योंकि जो कंठ की जो विशेषता है वह नीला होने की बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसका हम तीसरा अर्थ भी निकलता है, तो उसमें हमेशा बहुब्रीहि समास लगाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, हमको अच्छे से समझना है। अगर हम उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो हम आगे उसको सही तरीके से करेंगे और कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है। हम अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे कि भाई समास जिस प्रकार से आते हैं उनको पहले हमको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। ठीक है। तो अगर आपको ये समास समझ में आया हो, मैंने जो आपको समझाया आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आप कौन सा वीडियो किस विषय पर टॉपिक पर देखना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के समझाऊंगी। ठीक है। और मेरे जो वीडियो पसंद आया है उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी ये हिंदी भाषा पढ़ना चाहता है, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, तो उनको मेरा वीडियो शेयर करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।